देखिए आफ्टर कोविड, ये बिफोर कोविड था, आफ्टर कोविड क्या हो गया देखा आपने? प्रोटेक्शन के ऊपर ज्यादा फोकस होने लगा, क्या नहीं है? He followed me home from school, can I keep him mom? बहुत सारी चीजें। अब माँ बाप डरने लगे कि भाई वो आ रहा है घर पे से कुछ लेकर नहीं आवे, वो वायरस लेकर नहीं आवे, इस तरीके से फिक्र माँ बाप को होती है। और ये देखिए ये इंटरेस्टिंग है, क्या समझ में आ रहा है इससे? ऊपर टीचर कोविड के बाद जब बच्चे पहली बार क्लास में आए तो बोर्ड पे लिखती है वेलकम बैक टू स्कूल स्टूडेंट्स, लेकिन बच्चे घर पर शॉर्ट लैंग्वेज मोबाइल में यूज करने के इतने आदी हो गए थे कि उनको पूरे सेंटेंस में जो स्पेलिंग्स यूज होती है उसके जरिए से पढ़ना नहीं आ रहा था। उनके नजदीक ये था, नीचे देखा आपने WB2 स्कूल स्टूडेंट्स, ये राइट है और ऊपर वाला रॉन्ग है आफ्टर कोविड बच्चों के नजदीक। ये समझ में आ रहा है? चलिए और देखिए, अब देखिए क्या बोल रही है टीचर, मतलब यहाँ पर स्कूल शुरू करने के बाद स्कूल शुरू हुई, वैकेशन हुआ था, वैकेशन के बाद स्कूल शुरू हुई और टीचर उस बच्ची को कह रही है जिसका नाम कैला है, क्या कह रही है कैला को कि तुम वैकेशन में कहाँ गए थे कैला, तुमने वैकेशन में कहाँ कहाँ तफरी की, कहाँ कहाँ घूम कर आए। तो वो कैला जो है वो टीचर को सरप्राइजिंग नजर से देख रही है कि आप मुझे पूछ रहे हो कि मैं छुट्टियों में कहाँ गई थी, डू यू डोंट फॉलो मी ऑन ट्विटर? क्या आपको पता नहीं है, आप मुझे ट्विटर पे फॉलो नहीं करते? आपको पता होना चाहिए, अगर मुझे ट्विटर पे फॉलो करते हैं कि मैं कहाँ कहाँ गई थी, वहां मैंने सब पोस्ट किया हुआ है। फिर भी आप क्वेश्चन कर रहे हो मुझे, आर यू गेटिंग द पॉइंट? चलिए, और बहुत सारी चीजें कोविड, बिफोर कोविड, आफ्टर कोविड, आप सब लोगों ने एक्सपीरियंस की होगी कि भाई ये चीजें जो पहले चल रही थी एक ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग था, अब बहुत सारी चीजें और बहुत ज्यादा इम्पैक्ट जो हुआ है ऑनलाइन क्लासेस का। कोविड में जिनको ऑनलाइन क्लासेस लेना नहीं आता था, जिसको जूम और गूगल मीट वगैरह अटेंड करना नहीं आता था, उसके ऊपर सेशंस लेना नहीं आता था, उन सब को इन सब चीजों की आदत हो गई और वर्क फ्रॉम होम की इतनी ज्यादा आदत हो गई कुछ लोगों को, उस एटमॉस्फेयर में वो लोग इतने ज्यादा कंफर्टेबल हो गए कि उस एटमॉस्फेयर से वो लोग बाहर निकलने को ही, बोलिए ना, यानी वो वर्क फ्रॉम होम के इतने आदी हो गए कि अब उनको उस एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं निकलना है, उनको उसी एटमॉस्फेयर में लेकर रहकर काम करना है। और कुछ कंपनीज के लिए ये अच्छा भी है, उनको ऑफिस स्पेसेस ऑक्यूपाई करनी पड़ती थी और ऑफिस के लिए उनको ये कि ग्राउंड स्टाफ को रखना पड़ता था, ये सब चीजें करनी पड़ती थी, चाय पानी का खर्चा होता था, उन सब चीजों को खत्म कर दिया वर्क फ्रॉम होम। वर्क फ्रॉम होम में एक ही चीज जरूरी है कि भाई 8 से 5 का अगर आपका टाइमिंग है तो उतने टाइम पर आप ऑनलाइन होने चाहिए, जो भी काम है वो उतने टाइम में हो जाना चाहिए। समझ में आ रही है बात? तो ये आफ्टर कोविड, बिफोर कोविड बहुत सारी चीजें, होम स्कूलिंग का चलन बहुत ज्यादा हो गया कि भाई होम स्कूलिंग जो अब तक बाहर की कंट्रीज में बहुत ज्यादा चलन में थी, अब होम स्कूलिंग का इस तरीके से काम होने लगा कि भाई होम स्कूलिंग एक अच्छी चीज है, ओपन स्कूलिंग अच्छी चीज है, उसके ऊपर फोकस होने लगा। तो बहुत सारी चीजें बिफोर कोविड और आफ्टर कोविड, ट्रेडिशनल और टेक्नोलॉजिकल वेज ऑफ थिंकिंग जो था, टीचिंग जो था, वो चेंज हो गया। अब मैं आपको मेन सब्जेक्ट पर लाता हूँ कि व्हाट इज टेक्नोलॉजी। पढ़िए जरा जोर से। The technology comes from the Greek word techne, meaning art and craft, and the word logos, meaning word and speech. It was first used to describe applied arts, but it is now used to describe advancements and changes that affect the environment around us. हर वो चीज जो आपके एनवायरनमेंट को इफेक्ट करती है, वो तमाम चीजें टेक्नोलॉजी में आएगी। समझ में आ रही है बात? उसके बाद देखिए सेकंड, उसकी जो डेफिनेशन है, टेक्नोलॉजी रिफर्स टू मेथड्स, सिस्टम्स एंड डिवाइसेस व्हिच आर द रिजल्ट ऑफ साइंटिफिक नॉलेज बीइंग यूज्ड फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस। बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है। और थर्ड चीज, द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज टू अचीव प्रैक्टिकल एंड्स इज कॉल्ड टेक्नोलॉजी। बहुत इजी
डेफिनेशंस मैंने यहाँ पर जिक्र किए कि ये तमाम चीजें टेक्नोलॉजी के अंदर आती है। तो हमारा जो टॉपिक था उसमें पहली चीज क्या थी, बोलिए ना, टेक्नोलॉजी। वो समझ में आई आपको कि टेक्नोलॉजी किसको कहते हैं। दूसरी चीज क्या है हमारे टॉपिक की, ट्रेडिशन। अब ट्रेडिशनल का मतलब समझिए, द इंग्लिश वर्ड ट्रेडिशन कम्स फ्रॉम द लैटिन traditio, meaning to transmit, to hand over, to give for safe keeping. It was originally used in Roman law to refer to the concept of legal transfers and inheritance. जब वसीयत की जाती थी उस वक्त रोमन लॉ के अंदर ये इस्तेमाल किया जाता था कि भाई एक चीज दूसरी चीज के दूसरे आदमी के पास हैंड ओवर कर दिया आपने, शिफ्ट कर दी। यानी अब ट्रेडिशन में क्या होता है कि हमारे बाप दादा का कुछ ट्रेडिशन था, वो हमारे खानदान में पास होता गया, हमारे बेटों में आया, हमारे पोतों में आया, ये चीजें शिफ्ट होती गई, इसको ट्रेडिशन कहते हैं। उसके बाद फॉलोइंग और बिलोंगिंग टू द कस्टम्स और वेज ऑफ बिहेविंग दैट हैव कंटिन्यूड इन अ ग्रुप ऑफ पीपल और सोसाइटी फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट चेंजिंग। बहुत पुराने जमाने से कोई चीज हमारे खानदान में, हमारी नस्लों में चली आ रही है, अब तक वो कंटिन्यू है, वो आगे पास ऑन होती रहती है। बहुत सारे लोग अपने ट्रेडिशंस के बारे में बहुत रिजिड होते हैं, उनको अपनी ट्रेडिशन की कोई चीज चेंज करना पसंद नहीं होता है, लेकिन हालात, एटमॉस्फेयर, सराउंडिंग्स ऐसी हो जाती है कि बहुत सारी ट्रेडिशनल चीजों को चेंज करना पड़ता है। उसके बाद देखिए क्या है, anything that follows tradition or usual way of doing things is traditional। हर वो चीज जो एक तरीके पर काम करने के आदी होते हैं वो ट्रेडिशन होता है। तो पहली चीज थी टेक्नोलॉजी, दूसरी चीज थी ट्रेडिशन। समझ में आ गई दोनों चीजें। और तीसरी चीज है हमारे टॉपिक की टीचिंग। व्हाट इज टीचिंग? हर आदमी का, क्योंकि आपका ये प्रोफेशन है, टीचिंग फील्ड के साथ आप एसोसिएटेड है, तो टीचिंग के बारे में आपका अपना एक पर्सपेक्टिव है। यहाँ पर टीचिंग की डेफिनेशन मैंने पर जिक्र किए, जरा पढ़िए जोर से इसको। क्या है टीचिंग? इज डिराइव्ड फ्रॉम एन ओल्ड इंग्लिश वर्ड टेयर कैन, मीनिंग टू डेमोन्स्ट्रेट, कोई चीज को डेमोन्स्ट्रेट करना, शो और पॉइंट आउट। बेसिकली इट मींस शोइंग समवन फैक्ट्स व्हिच हेल्प देम बेटर अंडरस्टैंड द यूनिवर्स। Teaching is an active process or an intimate contact in which one mature person, ये डेफिनेशन बहुत गौर से देखिएगा। Teaching is an active process, टीचिंग एक एक्टिव प्रोसेस है, ये पैसिव प्रोसेस नहीं है, ये एक्टिव प्रोसेस है। आपको इसके अंदर एक्शन में रहना पड़ेगा अगर आपको टीचिंग करना है। एक्टिव प्रोसेस है और एन इंटीमेट कॉन्टेक्ट इन विच, जिसके अंदर वन मैच्योर पर्सन, टीचर के अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए, क्या क्वालिटी? मैच्योरिटी। वन मैच्योर पर्सन शेयर्स इंफॉर्मेशन विद अदर लेस मैच्योर वन। यानी सामने वाले बच्चे को आपको पढ़ाना है और सामने वाला बच्चा जरूरी नहीं है कि मैच्योर ना हो, उसके अंदर मैच्योरिटी है, लेकिन आपके मुकाबले में मैच्योरिटी उसके अंदर लेस है, कम है। तो एक मैच्योर पर्सन ऐसे आदमी को टीचिंग करवा रहा है जिसकी मैच्योरिटी का लेवल थोड़ा कम है। उसके बाद क्या है? Want to provide the letter with information to make behavioral changes and further the education। उसके अंदर कुछ बिहेवियर के एतबार से चेंजेस लाने के लिए आप उसको पढ़ा रहे हैं और उसके अंदर एजुकेशन के एतबार से एनहांसमेंट आए, इसके लिए आप उसको पढ़ा रहे हैं। लास्ट, the process of imparting knowledge, skills and values to others। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है टीचिंग की। टीचिंग एक प्रोसेस है जिसमें आप इंपार्ट करते हो। क्या इंपार्ट करते हो? नॉलेज इंपार्ट करते हो, स्किल्स इंपार्ट करते हो और वैल्यूज भी इंपार्ट करते हो। इसलिए टीचर कभी भी ये ना सोचे कि हमारा काम सिर्फ सिलेबस को कंप्लीट करवाना है। एक टीचर का काम ये भी है कि आप नॉलेज भी दे, स्किल्स भी दे, वैल्यूज भी दे, उनके एटीट्यूड, उनके बिहेवियर के ऊपर भी काम करें, उनके अंदर मॉरल्स भी पैदा करने की कोशिश करें। ये तमाम चीजें एक टीचर की जिम्मेदारी होती है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? बोलिए ना सब साथ में। आपको टेक्नोलॉजी समझ में आया, ट्रेडिशन समझ में आया और टीचिंग समझ में आया। अब आगे चलिए, मैं आपको जल्दी जल्दी बताता हूं कि टेक्नोलॉजी, ट्रेडिशन और टीचिंग को समझने के लिए आपको अभी का एटमॉस्फेयर बहुत आसानी के साथ समझना बहुत जरूरी है कि पास्ट कैसा था, प्रेजेंट कैसा है और फ्यूचर कैसा होने वाला है। आप नीचे देख रहे हैं,
यहाँ पर देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप इसको बहुत गौर से देखिएगा। ये कौन सा जमाना है? जोर से बोलिए ना, जल्दी जल्दी, मैं खत्म करने वाला हूँ, थोड़ा जल्दी जल्दी बोलिए। 1928 से 1945 का जो जमाना है, इस जमाने के जो लोग हैं उनको क्या कहा जाता था? साइलेंट जनरेशन। उनका एज ब्रैकेट क्या है? अब साइलेंट जनरेशन यानी 1928 से 1945 में पैदा होने वाले लोगों को साइलेंट जनरेशन कहा जाता था, और अब वो जनरेशन 73 से 93 इयर्स के स्टेज में है। उसके बाद चलिए यहाँ देखिए 1946 से 1964 में जो लोग पैदा हुए वो कौन है? बेबी बूमर्स, जिनका एज ब्रैकेट अब 57 से 75 इयर्स है, इनको बेबी बूमर्स कहा जाता है। उसके बाद आइए 41 से 46 इयर्स यानी 1965 से 1980 में जो लोग पैदा हुए उनको क्या कहा जाता है? जनरेशन एक्स, और उनकी एज लिमिट अभी क्या है? 41 से 56। इसमें यहाँ पर ये वाले कुछ होंगे, राइट? यहाँ जो लोग बैठे हैं जनरेशन एक्स में से कुछ लोग हैं यहाँ, ठीक है? अब 1960 से 1980 में जो लोग बॉर्न हुए, यहाँ पर अभी जनरेशन एक्स के कोई कुछ लोग मौजूद है। इसके बाद आ जाइए 1981 से 1996, 25 से में एक साल के डिफरेंस से मैं जनरेशन एक्स से मिलेनियल्स में आ गया। समझे कुछ? क्या मेरी बर्थ डेट 1981 है, तो 1981 से 1996 में जो लोग पैदा हुए वो कौन कहलाते हैं? जोर से बोलिए ना। यहाँ पर बहुत सारे लोग मिलेनियल्स में से होंगे, लेकिन सबसे बड़ा जो एज फैक्टर काम कर रहा है क्या है? जनरेशन जेड, यानी जो लोग 1997 से 2012 के बीच में पैदा हुए। यहाँ पर बैठने वाला बड़ा मजमा कौन है? बोलिए ना, जनरेशन जेड। अब ये जो जनरेशन्स हैं, आपको ट्रेडिशनल और टेक्नोलॉजिकल वे ऑफ टीचिंग अगर जानना है तो पहले किस जनरेशन को आप एड्रेस कर रहे हो ये आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर जनरेशन का थिंकिंग पैटर्न, हर चीजें डिफरेंट है। मैं उसको अलग अलग करके आपको बताता हूँ। आर यू ऑल रेडी? बहुत गौर से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि किस तबके को ट्रेडिशनल मेथड इफेक्ट करेगा, किस तबके को टेक्नोलॉजिकल मेथड इफेक्ट करेगा, ठीक है? ये मैंने आपको अलग अलग जनरेशन के गैप्स बताए। अब चलिए सबसे पहले आखिर का एक जनरेशन बच गया है। कौन सा जनरेशन है ये? जनरेशन ए। 2013 से 2024 में जो लोग पैदा हुए हैं वो कौन है? जनरेशन। इनकी एक अलग ही दुनिया है, इनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। अब चलिए सबसे पहले क्या लिखा है यहाँ पर? शेप्ड बाय। इसका क्या मतलब है? परवरिश कैसे हुई? परवरिश कैसे हुई, किस चीज ने उनके ऊपर सबसे गहरा असर किया। तो आप देखिए कि ये जनरेशन जेड के ऊपर मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, हालांकि सब चीजों को डिटेल्स में समझाया जा सकता है, लेकिन जकरिया और राइट वे के टीचर्स बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल लेवल पर है ना, समझ जाएंगे ना इशारों में, वरना होमवर्क आपको दिया जाएगा इंशाल्लाह। अब देखिए शेप्ड बाय साइलेंट जनरेशन, ग्रेट डिप्रेशन, वर्ल्ड वॉर 2, रेडियो एंड मूवीज के जरिए से शेप्ड हुए। बेबी बूमर्स, पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2, ऑप्टिमिज्म, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, जनरेशन एक्स जो है इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, लेच की चाइल्डहुड। लेच की चाइल्डहुड का क्या मतलब है पता है किसी को? होमवर्क दे दूं? लेच की चाइल्डहुड का क्या मतलब है? देखिए एज अ टीचर हम लोगों के ये सब टर्मिनोलॉजी से वाकिफियत बहुत जरूरी है। लेच की चाइल्डहुड का मतलब है, आपको पता है किसी जमाने में, इसको आसान जबान में समझिए, हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग। पता है
ऐसा ऐसा आप एक्सप्रेशन दे रहे हो जैसे कि मैंने कोई दूसरी दुनिया का वर्ड यूज किया है, पहली मर्तबा आपने इसको सुना। आप लोगों को करंट एग्जांपल्स के साथ बताना पड़ेगा। हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग कहीं सुना? ईमानदारी से बता दो किसी ने सुना हो तो, चाहे मूवी में सुना हो। नहीं। रिसेंटली कजोल की एक मूवी आई थी हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग। काजोल या कजोल जो भी बोलते हो आप उसको, अजय देवगन की टीवी। और कुछ उसका बताओ। आप लोग तो दूसरी दुनिया से, आपको तो कुछ पता ही नहीं होगा, इसके लिए आप मेरे को ऐसा देख रहे हो। हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग पे इसकी पूरी एक मूवी आई थी, उसको जाकर पूरी मूवी मत देखना, लेकिन उसके बारे में पता कर लेना कि क्या है। उसमें आपको पता चलेगा लेट्स की चाइल्डहुड किसको कहते हैं। आर यू गेटिंग? चलिए मैं बाद में इसके बारे में बात करूंगा कभी, लेकिन टेक्नोलॉजिकल ये चीजें इनके ऊपर शेप कर रही हैं। फिर मिलेनियल्स के ऊपर टेक्नोलॉजी बूम था, ग्लोबलाइजेशन, हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग फिर से आया। देखिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये और ये बहुत, क्योंकि ये जनरेशन एक्स और मिलेनियल्स करीब करीब के जनरेशन थे, तो वही चीज इनको भी असर कर रही है और वही चीज इनके ऊपर भी असर कर रही है। उसके बाद जनरेशन जेड, डिजिटल नेटिव्स, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, ग्लोबल अवेयरनेस, टेक्नोलॉजी इमर्जन, सीनियरिटी, डाइवर्स फैमिली स्ट्रक्चर। मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि हर चीज अलग अलग एतबार से इफेक्ट करती है अलग अलग जमाने में। इसके बाद आइए, कौन सी चीज इनको मोटिवेट करती थी? जनरेशन, साइलेंट जनरेशन को स्टेबिलिटी, कंफर्मिटी, हार्ड वर्क ये मोटिवेट करता था। बेबी बूमर्स को सक्सेस, पर्सनल ग्रोथ, टीम वर्क मोटिवेट करता था। जनरेशन एक्स जो था, इनको इंडिपेंडेंस, वर्क लाइफ बैलेंस, ये सब चीजें मोटिवेट करती थी। यहाँ पर देखिए मिलेनियल्स को मीनिंगफुल वर्क, डाइवर्सिटी, कोलैबोरेशन, जनरेशन जेड को एंटरप्रेन्योरशिप, इंडिविजुअलिटी, सोशल कॉजेस, और जनरेशन ए को इंडिविजुअल एक्सप्रेशन, इनोवेशन, ये सब चीजें मोटिवेट करती हैं। आगे इनकी कम्युनिकेशन, अब बहुत सारी चीजें हैं, मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, जल्दी जल्दी देखिए। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ, कम्युनिकेशन के इनका स्टाइल अलग था, फेस टू फेस इनका स्टाइल अलग था, इनका स्टाइल अलग था। मिलेनियल्स टेक्सटिंग, सोशल मीडिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जनरेशन जेड जो है इंस्टेंट मैसेजिंग, वीडियो कंटेंट, सोशल मीडिया, इंटरैक्टिव डिजिटल मीडिया, ये सब टेक्नोलॉजी पहले नहीं था। पहले क्या था? फेस टू फेस। और कम्युनिकेशन का पुराना ट्रेडिशनल तरीका क्या है? कबूतर जा जा, सुना? क्या होता था? एक जगह से दूसरी जगह मैसेज पहुंचाने के लिए कबूतर का इस्तेमाल होता था। लोग दौड़ते थे, घोड़ों के जरिए से एक जगह से दूसरी जगह मैसेज भेजे जाते थे। लेकिन यहाँ अब जो है ऐसा, आप एक ही जगह पर, और एडवांस हो गई है टेक्नोलॉजी। टेलीपैथी किसी ने सुना? टेलीपैथी क्या है? टेलीपैथी एडवांस कम्युनिकेशन का जरिया है, जिसमें मैं यहाँ पर खड़ा हूँ खामोशी के साथ। आपने जैसे एग्जांपल समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने जैसे कि आपने जियो का सिम लिया, इसी तरीके से किसी ने टेलीपैथी एक्टिव करवाया, मैंने भी टेलीपैथी एक्टिव करवाया। यहाँ पर 50 आदमी बैठे हुए, बाज लोगों ने टेलीपैथी एक्टिव करवाया, बाज लोगों ने नहीं करवाया। मेरे पास टेलीपैथी है, मैं यहाँ से मैसेज सेंड कर रहा हूँ खामोशी के साथ खड़े हुए, माइंड टू माइंड मैसेज। और जिसने टेलीपैथी एक्टिव किया है उसके दिमाग तक वो मैसेज पहुंच रहा है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? मैं आपको टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट बता रहा हूँ, यानी टेक्नोलॉजी वहां तक पहुंच गई है कि खामोशी के साथ खड़े होकर मैं अपना मैसेज सामने वाले के दिमाग तक पहुंचा सक रहा हूं। ये एडवांसमेंट है, और हमारा ये हाल है कि हम बोलने के बावजूद अपना मैसेज अपने बच्चों को नहीं पहुंचा पा रहे। हम लोग कितने पीछे आप सोच लीजिए, यानी दुनिया कहाँ चली गई है, फ्यूचर कहाँ पहुंच गया है, और हम एक एक घंटा 2-2 घंटा लेसन एक्सप्लेन करा रहे हैं बच्चों को समझ में ही नहीं आ रहा। हमारा कम्युनिकेशन पावर कहाँ है, और फ्यूचर में जो कंपनीज है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने कम्युनिकेशन के पावर को कहाँ तक ले गए। और आगे चलिए, इनकी लर्निंग स्टाइल, जनरेशन साइलेंट जनरेशन की लर्निंग स्टाइल कैसी थी? फॉर्मल थी। बेबी बूमर्स की स्ट्रक्चर्ड ग्रोथ लर्निंग। उसके बाद जनरेशन एक्स पार्टिसिपेटिव, सेल्फ डायरेक्टेड। मिलेनियल्स की कैसी थी?
इंटरैक्टिव, लॉट्स ऑफ टेस्ट, बहुत सारे एग्जाम्स किए जाते थे। अब जनरेशन जेड की कैसी है? ग्रुप्स और ऑनलाइन। अभी मैंने आपको आईआईएम का तज़किरा किया और 72 सेशंस हम लोगों को अटेंड करने हैं। 60 सेशंस ऑनलाइन है और 12 सेशंस ऑफलाइन इंदौर कैंपस में जाकर अटेंड करने हैं। अब इसके अंदर डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं, हर मॉड्यूल का प्रोफेसर अलग होता है और हर मॉड्यूल का अलग एग्जाम होता है। अब एग्जाम हर संडे को 5 बजे से 9 बजे तक हमारे सेशंस चलते हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि 8 महीने तक 5 बजे से 9 बजे तक अपने संडे को ऑक्यूपाई करके रखना। अगर आपको कुछ सीखना है तो 1 घंटे के लिए मैनेजमेंट टीचर्स को बोलता है कि आपको वर्कशॉप के लिए रुकना है, छुट्टी के बाद क्या होता है? किसी के 10 साल पहले मरे हुए लोग जिंदा हो जाते हैं कि मेरे नानी बीमार है, हालांकि नानी बेचारी कितने साल पहले चली गई, वो वापस कब्र से बाहर निकल के बीमार भी हो जाती है। आप लोगों के बारे में नहीं बोल रहा, आप लोग तो बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन ऐसा होता है। आप समझ रहे बात? मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आपको अपना पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ चाहिए तो आपको उसके लिए कुछ कुर्बानी देनी पड़ेगी। Are you getting the point? है। मैं आपको ये बता रहा था कि मॉड्यूल्स होते हैं और मॉड्यूल्स के टेस्ट होते हैं। जिस मॉड्यूल का टेस्ट होता है उस संडे को हमें 4 बजे से बैठना पड़ता है। अब आप अंदाजा लगाइए, 4 बजे से रात को 9 बजे तक आपको स्क्रीन के सामने बैठना है। बहुत इंटरैक्टिव सेशंस होते हैं, पता भी नहीं चलता है कि 4 से 9 कैसे बज गए। लेकिन मॉड्यूल्स के टेस्ट जब होते हैं तो टेस्ट देने का मैं आपको तरीका बताता हूँ, ऑनलाइन टेस्ट देने का। ये आपको लर्निंग स्टाइल बता रहा हूँ। जब टेस्ट होते हैं हमारे तो हमको पहले अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाना पड़ता है स्क्रीन के सामने, वो आइडेंटिटी कार्ड को कैप्चर करता है। फिर अपना चेहरा दिखाना पड़ता है कैमरे को अपना आपका चेहरा कैप्चर करता है। अब कैप्चर करने के बाद वहां पर स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं और एमसीक्यूज होते हैं, आपको सिर्फ टिक करना है। और क्वेश्चन जब आते हैं आपको बताते हैं कि भाई ये क्वेश्चन आपको 2 मिनट के अंदर सॉल्व करना है। 2 मिनट के बाद ये क्वेश्चन हट जाएगा, ठीक है। और वो क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर रहे होते हैं तब आपकी आंखों की पलकें भी ऐसे नहीं होनी चाहिए। Are you getting the point? यानी अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट ले रहे हैं मतलब आपका अटेंशन सिर्फ उस क्वेश्चन के ऊपर होना चाहिए। आपने ऐसे या ऐसे देखा तो फौरन वहां से एक वार्निंग आती है कि यू आर नॉट अटेंडिंग द टेस्ट प्रॉपरली। और 3 से 4 वार्निंग के बाद आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। Are you getting the point? यानी ऑनलाइन में आप ऐसा समझते हैं कि भाई ऑनलाइन टेस्ट बहुत आसान है, दे दो बुक खुला रख के ओपन बुक एग्जाम, ऐसा नहीं होता। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अब जनरेशन जेड जो है, जो ऑनलाइन टेस्ट देने के ये टेक्नोलॉजी है, और आगे जनरेशन ए सब वर्चुअल में चला जाएगा और इनका हर काम गेमिफिकेशन के ऊपर हो जाएगा। गेमिफिकेशन में क्या होता है? गेमिफिकेशन का जो पूरा फंडा है वो इसके ऊपर ये है कि भाई ये काम करो ये लेवल पार होगा, ये काम करो आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा, ये काम करो आपका लेवल नीचे उतर जाएगा। ये होता है गेमिफिकेशन में। ये पूरा एक प्रोसेसिंग होता है कि गेमिफिकेशन के जरिए से आप कैसे काम करते हैं। और जनरेशन ए जो है ये आगे टेक्नोलॉजी में इसी तरीके से काम करेंगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? इज इट मेकिंग सेंस? चलिए, एजुकेशन कैसा था? फॉर्मल था, बेबी बूमर्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन था। जनरेशन एक्स प्रैक्टिकल, मिलेनियल्स, अकाउंटेबिलिटी, हमको जवाब देना पड़ेगा, टेस्ट में अच्छे नंबर आने चाहिए। जनरेशन जेड इंडिविजुअलाइज और जनरेशन ए पर्सनलाइज और रिमोट। इसके बाद आइए कैरियर गोल्स, इनके अलग मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूँ, सबके कैरियर गोल्स अलग अलग हैं। इसके बाद फैमिली लाइफ, इनकी कुछ मल्टीपल जनरेशन, यानी इन्होंने अपने बाप दादा को भी देखा, दादा को भी देखा, बाप को भी देखा। उसके बाद इनकी जो फैमिली लाइफ है स्ट्रक्चर्ड थी। इनकी क्या है? इंडल्ज है। इनकी क्या है? इनकी क्या है? इनकी क्या है? अभी फैमिली लाइफ में नहीं आए हैं, अभी हम इमर्ज कर रहे हैं और आगे आएंगे। रिवॉर्ड्स, ये मल्टीपल जनरेशंस के साथ
एक साथ रहने को एक रिवॉर्ड समझते थे कि बहुत बड़ा इनाम है कि हमारी फैमिली एक साथ रहती है, ठीक है। इनके लिए क्या था, इनको कोई टाइटल मिल जाता था कि यार बॉस है, चेयरमैन है, सीईओ है, तो ये खुश हो जाते थे। इसके बाद इनको फ्रीडम चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, नाम से कुछ लेना देना नहीं है, मैं अपनी जिंदगी आजादी के साथ गुजारूं। उसके बाद मीनिंगफुल वर्क। आज मिलेनियल्स के लिए क्या है कि कोई ऐसा काम वो करना चाहते हैं जहां वो अपने आप को एस्टैब्लिश्ड देखे। समझ में आ रही है बात? मतलब मैं सिर्फ हाउस वाइफ की जरिए पूरी जिंदगी गुजारना नहीं चाहती, मैं अपना एक गोल बनाकर काम करना चाहती हूँ, यानी उनको कुछ मीनिंगफुल वर्क चाहिए। इसके बाद सोशल चेंज चाहिए, इनको पर्पस ड्रिवन, आगे पर्पस ड्रिवन के ऊपर ये लोग काम करेंगे। लीडरशिप स्टाइल सबकी अलग अलग है। करंट वर्कफोर्स अगर आप देखेंगे तो साइलेंट जनरेशन अभी करंट वर्कफोर्स में सिर्फ 5% है, ये लोग 20% है, ये लोग 30% है, मिलेनियल्स 35% है और ये लोग। अब मसला क्या हो रहा है कि एक ही जगह पर अगर हर जनरेशन के लोग काम कर रहे हैं तो इनको समझाने के लिए जब ये आते हैं तो इनको बात समझ में नहीं आती, और ये जब इनको समझाना चाहते हैं तो इनको बात समझ में नहीं आती है, इनकी थिंकिंग स्टाइल इनको समझ में नहीं आती है। वर्क प्लेस में इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, और टीचर और स्टूडेंट का जो कनेक्शन होता है वो भी ज़्यादातर बैठ नहीं पाता है, क्योंकि टीचर अपने ज़माने के एतबार से सोचती है और जनरेशन ए का बच्चा अपने एतबार से सोचता है, ठीक है। हम लोग जो है डिजिटल माइग्रेंट्स हैं और जनरेशन ए जो है ये डिजिटल नेटिव है। अब समझ रहे बात? आप उनको कोई टेक्नोलॉजी के बारे में बात सिखाएंगे तो वो टेक्नोलॉजी के साथ ही पैदा हुए। आपने वो जमाना भी देखा था जब ट्रिंग वाला फोन था, इनको ट्रिंग वाला फोन दिखाने के लिए आपको म्यूजियम लेके जाना पड़ेगा कि ऐसा होता था बेटा। आप उनको समझाओगे कि भाई पूरे महल्ले में एक ही फोन हुआ करता था और पूरे महल्ले का फोन एक ही जगह पर आता था, और वो खाला 3 घर जाकर बुला के आती थी कि आपका फोन आया है। ये चीजें आप उनको समझा नहीं पाओगे। रेडियो भी ऐसा होता था, टेलीविजन भी, दूरदर्शन के ऊपर हमारे जमाने में वो रोबोट का प्रोग्राम आता था और बहुत सारे ऐसे ऐसे प्रोग्राम आते थे, पूरे हफ्ते इंतजार करते थे कि भाई वो प्रोग्राम आएगा 9 से 9:30 बजे, और सब लोग टीवी के सामने जाकर बैठ जाए। वो जमाना आप अब जनरेशन ए को समझा नहीं पाओगे, क्योंकि उनकी थिंकिंग पैटर्न ही कुछ अलग हो गई। उनको समझाने के लिए आपको उनके लेवल पर जाना पड़ेगा, और उनके लेवल पर जाने का मतलब ये है, क्रक्स ऑफ द वर्कशॉप इज, अगर आपको उनको कोई बात समझानी है तो आपको टेक्नोलॉजिकली एडवांस होना पड़ेगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? आपको उनके लेवल पर जाना, क्योंकि उनको आपके लेवल तक लाना अब नामुमकिन है, लेकिन आपके लिए मुमकिन है कि आप टेक्नोलॉजी के एतबार से उनके लेवल पर जाओ। समझ में आ रही है बात? तो आपको बुनियादी तौर पर बेसिकली अगर कोई बात जनरेशन ए को समझानी है तो आपको टेक्नोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, उसके अंदर अपना नाम करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, उसको कैसे समझाने, तो जाकर इतनी सब बातें मैंने आपको इसीलिए बताई कि आपको अब जनरेशन ए के साथ अगर डील करना है, मिलेनियल्स के साथ डील करना है, तो आपको टेक्नोलॉजिकली एडवांस होना पड़ेगा, वरना आप काम नहीं कर पाएंगे।